नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में पात्राचौल जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप शिवसेना सांसद संजय राउत पर लगा है। ईडी इस मामले में जांच कर रही है। रविवार की सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीमें पहुंची और जांच शुरू की। कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत को हिरासत में ले सकती है। इधर संजय राउत ने ईडी के घर पहुंचते ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए और दावा किया कि वह ईडी से नहीं डरते। उन्होंने शायराना अंदाज में भी केंद्र पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि वह मर जाएंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था। वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं। संजय राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत दोनों इस वक्त अपने भांडुप के बंगले मैत्री पर मौजूद हैं। यह मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचौल से जुड़ा है। यह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। वहीं संजय राउत ने सवाल उठाया कि हिंदुस्तान के समक्ष खड़ी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। भ्रष्टाचार, मतलब जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। ऐसा आरोप लगाने वाले ही उन भ्रष्टाचारियों को शुद्धिकरण करके देवघर में बिठाते हैं। यह भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा घातक है। हमारे देश में फिलहाल यही हो रहा है। महाराष्ट्र में तो इस पर शोध होना चाहिए। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी। पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए। उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी और करप्शन जो करता है उसके विरुद्ध लड़ने वाली हमारी महाराष्ट्र की जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने ये सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके ऊपर आया है। कुछ नहीं कहेंगे, वो तो एक संस्था बन के काम कर रही है पूरे देश में और ज्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में। और शिवसेना के लोग जो ईडी में थे अभी वो वॉशिंग मशीन में गए तो हो गए अच्छे ही। अभी संजय राउत सबका दबाव तंत्र है, लेकिन ये शासकीय यंत्रणा है तो जो है वो नियमावली से न्यायिक बात। का आरोप संजय राउत पर लगा है। ईडी इस मामले में लगातार जांच कर रही है। रविवार की सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी पहुंची और ईडी की टीम ने
अपनी जांच शुरू रखी। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुबह 7:30 बजे ईडी की टीम पहुंची। टीम ने राउत का दादर का फ्लैट सील कर दिया है। यह फ्लैट राउत ने 83 लाख रुपए में खरीदा था। इसी फ्लैट को खरीदने के लिए राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। 4 घंटे से राउत से पूछताछ जारी है। राउत के कमरे की भी तलाशी ली गई। टीम में 10 अफसर हैं। राउत के अलावा उनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी दफ्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। संभावना है कि राउत को हिरासत में लेकर यहां लाया जा सकता है। राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था। वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं। संजय राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत दोनों इस वक्त अपने भांडुप के बंगले मैत्री पर मौजूद हैं। राउत के घर उनके वकील विक्रांत भी इस समय पहुंच गए हैं। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने कहा है कि राउत बाला साहेब की जगह शरद पवार की शपथ लें। अगर करप्शन नहीं किया तो डर काहे का। ईडी के अफसरों ने पूछताछ के दौरान संजय राउत के कमरे की भी तलाशी ली है। राउत के घर के बाहर वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर इस समय नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। यह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है और इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपुंज जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता। और नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। राजपुंज जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। संजय राउत ने जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर क्यों जुटना शुरू हो गए हैं? सर, क्या आप लोग अब बिल्कुल वैसा ही धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है जैसा कांग्रेस पार्टी ने किया जब ईडी ने बुलाया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए? पल्लवी जी नहीं आ रही, लग रहा है म्यूट है। राजपुंज जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। खेमचंद जी, तब तक हम आप ही का रुख करेंगे। सर, ये एक के बाद एक विपक्ष के नेता ही निशाने पर क्यों? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी को इसीलिए डिप्लॉय किया गया एजेंसी को कि जहां भी उनको हवाला का उनको गतिविधि दिखती है तो वहां पे वो कार्रवाई करें, और ईडी अपना काम कर रही है। और हम सभी जानते हैं संजय जी का किस तरीके से पिछली सरकार में इंटरवेंशन था, किस तरीके से उन लोगों उनका इफेक्ट था, किस तरीके से उनका दबाव था, और उसकी वजह से जितने भी घोटाले हुए हैं ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने भारी मात्रा में कैश रिसीव भी किया उनकी वाइफ ने, और उससे फ्लैट खरीदी गई है। ये सब चीजों की जांच चल रही है। अगर वो सही है तो कोई भी उनका कोई बालवांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन्होंने घोटाला किया है, अगर उन्होंने नाजायज तरीके से पैसा लिया है, हवाला तरीके से पैसा लिया है, तो कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। नहीं, अगर वो सही होंगे तो वैसे भी उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि आप ईडी की तमाम कार्रवाइयों पर नजर डाल लें, सारी की सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता क्या वाकई में इतने पाक पवित्र हैं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, और अगर मामले आते भी हैं तो ईडी और CBI उनकी जांच नहीं कर रही है? वो SIT आप राज्य में गठित करके जांच करा लेते हैं और फिर वो जांच कहाँ पहुंचती है, जानकारी मिलती नहीं है। फिर महाराष्ट्र में तो हम सत्ता में आए, अगर हमारे नेताओं पे सीरियस चार्जेस होते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी CID होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पुलिस होती है, तो जांच करा सकते थे। हमारे नेताओं को भी वो जेल में डलवा सकते थे, लेकिन हमारे नेताओं हमारे नेता क्योंकि हमारी रीति नीति है और रीति नीति के अनुसार चलते हैं। हमारी पार्टी में इंटरनल वॉच मैकेनिज्म है। अगर कोई नेता गलत काम कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, तुरंत उसको रोका जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, और हमें ये कहने में कोई भी शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई हम ईमानदार हैं, हमारे नेता ईमानदार हैं, इसीलिए हम पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और 10 साल पहले यूपी की सरकार रही है, अगर ऐसा होता, आदरणीय मोदी जी के पीछे खूब इन्होंने सारी एजेंसियां लगा ली, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। हर कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया,
वैसे ही हमारे पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हुआ। यूपीए ने दिल खोल के कोशिश कर ली, बहुत सारे चार्जेस लगाए, बहुत सारे केसेस लगाए, जेल में भेजा उनको, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो बरी कर दिया। क्योंकि हमारे नेता अपने रीति नीति के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए वो पाक साफ है, और जब पाक साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजपुंज जी, अब आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से फोन लाइन आपके स्काइप पास म्यूट है, एक बार देखिए, स्काइप अनम्यूट करिए। सर स्काइप आप अपना अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। एक बार नीरज जी का रुख कर लेते हैं हम तब तक। नीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपकी मिल रही है। बताइए नीरज जी, एक के बाद एक विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई है। आप देखिए ना, बैक टू बैक हो रहा है। अभी झारखंड में भी कांग्रेस के 3 विधायकों के पास कुछ कैश वैश बरामद हुआ है, उसके बाद वहां पर भी जांच शुरू हो गई। बंगाल का तो हमने देख ही लिया, अब संजय राउत के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में तो और भी कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये सब क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में विपक्ष इतना भ्रष्ट हो चुका है इस देश में कि ईडी और सीबीआई को बिल्कुल उनके पीछे इस समय लगना पड़ रहा है? देखिए पल्लवी जी, यहाँ पर जो बातें जो है 2-3 तरह से निकल के आ रही हैं जी। अगर देखा जाए तो एजेंसियां जो भी होती हैं हमारे देश के लिए होती हैं और जनता के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर एजेंसियों को जो कि सरकार संचालित करती है, लेकिन यहाँ पे सरकार सत्ता के लिए संचालित कर रही है। अभी हमारे भाई साहब कह भी रहे थे, खेमचंद जी भी कह रहे थे कि वो हमारे पाक साफ नहीं है, लेकिन वो तमाम तरह की बातें बता रहे थे SIT गठन पे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राउत जी के घर पे अगर छापा मारा गया ईडी से, तो एक दिन का मामला ये नहीं होगा। आप ही ने बताया लगभग 25 कंपनियों में वो डायरेक्टर भी हैं, तो ये पिछले 2.5 साल से वो डायरेक्टर नहीं है। अगर वो डायरेक्टर हैं तो करीब पहले भी होंगे, लेकिन 30-35 सालों का इतिहास भाजपा के साथ ही सरकार बनाने का रहा है। तो मैं कहीं न नीरज जी कहीं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुबह 7:30 बजे ईडी की टीम पहुंची और अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है, पूछताछ की जा रही है। ये जो पूरा मामला है मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट यहां पहले से रहने वाले लोगों को देने थे और शेष MHADA और उक्त कंपनी को दिए जाने थे, लेकिन साल 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया। 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए PMC बैंक घोटाले की जांच हो रही थी, तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। ईडी की टीम इसी बात की जांच कर रही है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों किया गया। आरोप है कि संजय राउत ने इसी पैसों से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। तो इस तरीके से यहाँ मुसीबतें अब बढ़ती हुई संजय राउत की नजर आ रही हैं। ईडी लगातार संजय राउत से इस समय पूछताछ कर रही है और इसी बीच ईडी की कार्रवाई जब चल रही थी तो संजय राउत ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से खिड़की के पास आकर अभिवादन भी किया। शिवसेना नेता संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले ईडी ने राउत को कई समन जारी किए थे। उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया था। ईडी के अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह 7 बजे राउत के आवास पहुंचे और छापेमारी शुरू की। वहीं राउत ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए निशाना बनाया जा रहा है। राउत ने ईडी की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, मैं दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लिखा, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। संजय राउत ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि जय हो शिवसेना, लड़ते रहेंगे। इससे पहले ईडी ने राउत को ताज़ा समन जारी कर 27 जुलाई को पेशी के लिए कहा था। इस दौरान राउत संसद सत्र का हवाला देकर बुधवार को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। गौरतलब है कि पिछले महीने शिवसेना में बगावत के कारण ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ईडी ने राउत से 1 जुलाई को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
तो पश्चिम बंगाल के बाद अब ईडी जो है महाराष्ट्र में एक्टिव हो गई है। यहां शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजपुंज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं यही जानना चाह रही थी कि शिवसेना के कार्यकर्ता इस समय संजय राउत के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? अगर ईडी अपना काम कर रही है तो काम करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर संजय राउत ने कुछ किया नहीं है तो उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। सर बिल्कुल, पंडित भी यही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका कोई भी बाल बांका कर पाएगा। और इस प्रकार से आप देखते हैं कार्यवाही के ऊपर थोड़ा सा संदेह जाता है कि बंगाल के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार हुई हो, कहीं के ही जो नेता थे, अगर आपके ऊपर जो बात करता है, जो आपके ऊपर उंगली उठाता है, जो आपके थोड़ा सा अगर आपके कोई खिलाफ बोलता है तो आप उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर देते क्या करवाते। तो मैं यहाँ की भी केंद्रीय एजेंसियों पर उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि एक स्वतंत्र हमारी इकाई है जो एजेंसी है वो कार्य करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रकार से पूरा देश जब देखता है तो हर कोई यही बोलता है। और जिस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि देखिए ईडी की कार्रवाई और कहीं क्यों नहीं हो रही, या और जो है तो भाजपा का दल पान है उसको नहीं कर पाए तो उनके ऊपर एक कार्रवाई क्यों हो रही है और दूसरों पर क्यों नहीं हो रही। तो मतलब बड़ा अजीब सा ये मैटर है और इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो बड़े नेता हैं संजय राउत जी, आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लगभग पीछे आप कई दिनों से आप देख रहे हैं कार्रवाई का काफी कुछ अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा। तो अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हम भी पहले से ये कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो जो भी है जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो इसमें क्या किसी को घबराने की आवश्यकता है और किसी को डरने की आवश्यकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से आप कहते पर देखिए तो कार्यकर्ता को देखिए एक पार्टी के प्रति और एक नेता के प्रति अपना में होता है, उसी स्नेह के तहत वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, तो वो कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है। तो उसके ऊपर तो किसी का रोक नहीं होती कि कार्यकर्ता को आप रोक नहीं सकते, कार्यकर्ता तो अपने कार्य करते हैं। नीरज जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी उस समय। जी जी, देखिए पल्लवी जी, अगर यह चीजें जो सरकार के द्वारा जो करी जा रही है, ईडी और सीबीआई तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर यह राष्ट्र के हित के लिए करते तो बहुत अच्छा होता। दुर्भाग्य है कि यह राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर राजनीतिक फायदा नहीं है, आपने ही अभी बताया कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी इनका लेन देन हुआ है, वहां अनियमितता पाई गई है। अगर इन कंपनियों की अनियमितता की बात होती तो सबसे पहले इनकी कार्रवाई तो वहां पर होनी चाहिए थी, जो कि मोदी जी का संसदीय गृह क्षेत्र है बनारस, वहां पर इनके ही एक नेता की कंपनी के द्वारा जो बनाई जा रही ओवर ब्रिज थी गिर गई, उसमें अनियमितता थी। अनियमितता की बात होती तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हैं, 5 दिन बाद बारिश हुई, वो धंस गया है, उस पे होना चाहिए था। या हमारे राष्ट्र के आम जनता, गरीब अमीर सबके जो टैक्स से तैयार जो हमारी पूंजी है, उस पूंजी को लेकर हमारे पूंजीपति जो बैठे हुए हैं, अडानी विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्तियों में है, फिर भी 14,000 करोड़ एसबीआई से मांग रहे हैं। तमाम सेटलमेंट ये पूंजीपतियों का कर रहे हैं। बैंकों का रोना है कि 85% एनपीए में माफ किया जा रहा है, 15% ही जमा किया जा रहा है। तो राष्ट्र हित के लिए यह अच्छी सोच होती है और अच्छी कार्य पहल है। पिछले 8 साल में तमाम नेताओं के ऊपर छापा मारा गया ईडी का। कोई एक नेता बताइए जो सत्ता पक्ष का रहा हो या विपक्ष का हो, वो जेल में शुरू से अब तक पड़ा हुआ हो। अभी आपने देखा कि इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य मंत्री थे जल शक्ति मंत्रालय के, रमेश खटीक जी इस्तीफा दिए और उन्होंने एक आरोप लगाया कि जल शक्ति मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। किसके लिए? ट्रांसफर करने के लिए। हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी प्रदेश से बाहर थे, तभी स्वास्थ्य मंत्रालय में ट्रांसफर हो गया। तो जांच का विषय यह है, हमारे आम जनता की पूंजी यहां पर जा रही। इस साल के अंदर जितना महागाड़ी की सरकार रही है, इतने में ये 2500 कंस्ट्रक्शन कंपनी, तमाम कंपनियों में संजय राउत इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अगर संजय राउत की
इन्वॉल्वमेंट की जांच हो रही है तो देवेंद्र फडणवीस क्यों छोड़े जा रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस के भी कार्यकाल था उस समय 2.5 साल पहले, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह राजनीति से प्रेरित है। और आपने देखा है कि पिछले जो 1-1.5 महीना से घटनाक्रम चल रहा था वहां पे शिवसेना का महाराष्ट्र में, उसमें संजय राउत जो सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो उनके चुप्पी लाने के लिए तुरंत उनके ऊपर बैठाओ ईडी को। भैया अभी आपको खेमचंद भाई साहब बता रहे थे कि अमित शाह जी पे लगा, मोदी जी पे लगा, लीजिए ना 8 साल के अंदर बताइए कितने इनके शागिर्दों पे लगा। ये तो अच्छा रहा कि आप बरी हो गए, लेकिन देश के सामने आप कौन सा दृश्य स्पष्ट करना चाहते हैं या देश की जनता जानना चाहती है? अगर आप ये कहें कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। समय, पैसा और महानता कभी अस्थायी नहीं रहता है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, लोकतंत्र को आप हैक कर चुके हैं, डेमोक्रेसी हैक हो चुकी है, और कहीं ना कहीं यह स्थिति हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि देखिए, अंग्रेज जब आए तो वहां पर व्यापार करने लगे, निजीकरण होने लगा, और ये लोग भी निजीकरण पे चल दिए। इससे पहले आज तक नेहरू फोबिया और कांग्रेस फोबिया से बाहर नहीं निकलते हैं। एक चीज बताएं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या कौन से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप किए हैं और उसका ग्रोथ कितना हुआ है? यह सब चीजों पे चर्चा और उसका स्पष्टीकरण देश की जनता के सामने इनको देना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज मैं इतना बोल रहा हूं, कल हमारे यहां भी पड़ जाएगा, क्योंकि ये पाक साफ है, दूध से धुले हुए हैं। एक तरफा कार्रवाई करिए, राष्ट्र हित में अति आवश्यक है। वो संजय राउत हो या नीरज राय हो, कोई हो, इसमें समानता दिखाइए, असमानता मत दिखाइए। एक तरफा मत करो मेरे भाई, नहीं तो देश की जनता है, भारत की जनता है। नहीं तो जनता को तो ये दिखाया जा रहा है ना। अब आप बताएं, बंगाल में भर भर के नोट मिल रहे हैं सर, 10-10 ट्रकों से नोट लेकर ले जाए जा रहे हैं। जनता को ये भी तो दिख रहा है ना। अब 1034 करोड़ का शोर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जनता को तो यही लगेगा कि यहाँ संजय राउत की जेब में गए हैं 1034 करोड़। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज पे बंगाल में भी आपने देखा है कि बंगाल में निकला है पैसा का पुलिंदा, अच्छा जखीरा निकला हुआ है। बंगाल की सरकार ने उनके बाहर भी निकाल दिया। यह एक दिन में नहीं होता है। आप सोचिए कि अगर एक सरकार का मंत्री, राज्य सरकार का मंत्री के पास अगर उतना अकूत संपत्ति निकल, अगर यह व्यवस्था कर दिया जाए, ईडी का जांच कर दिया जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, सबके पास तो रिपोर्ट होगी ना इनका, कि केवल विपक्ष के ही नेताओं का रिपोर्ट है इनके पास ये गलत चीजें हैं। आप बताइए, जब नोटबंदी हुआ था 17 लाख करोड़ हमारे यहाँ करेंसी चलन में थी। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो 31 लाख करोड़ करेंसी चलन में कैसे है? दूना से थोड़ा सा कम। इस पर तो टोटल जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार की, क्योंकि इसके पास हायर अथॉरिटी जो है, जितने टॉप क्लास की एजेंसियां हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इससे पता नहीं चलता है कि किसने क्या लिया है, किसके पास कितना पड़ा हुआ है। इनका क्या है कि पिटारा है, एक पिटारा बनाए हुए हैं कि जो ही कोई बोलेगा उसको दबाएंगे, नहीं तो अपने खेमे में हम ले लेंगे। खेमे में खेमचंद शर्मा जी, ये अभी शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। क्या उनको डरा धमका कर शिवसेना छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको?